Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is IPEF ministerial meeting. PIB का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Recently, the second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) ministerial meeting conducted with successful negotiation under the supply chain pillar 2 and good progress in the other pillar. अभी हाल ही में जो सेकेंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रोस्पेरिटी आईपीएफ मिनिस्ट्रियल मीटिंग था, ये कंक्लूड हुआ जिसमें सक्सेसफुल नेगोशिएशन हुआ है सप्लाई चेन पिलर 2 को लेके और गुड प्रोग्रेस देखा गया अदर पिलर के लिए भी. आईपीएफ जो है यूएस लेड फ्रेमवर्क है, 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है जो कि सॉलिडिफाई कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को और इंगेज है क्रूशियल इकोनॉमिक और ट्रेड मैटर्स को लेके जो कि कंसर्न करता है इस रीजन को. इट वाज लॉन्च बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन इन मई 2020. इसको लॉन्च किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन के द्वारा कब? मई 2022 पे. फाउंडिंग मेंबर की अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्री फाउंडिंग मेंबर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो 14 participating founding member nation in the Indo-Pacific region with an open invitation for other countries to join. और ओपन इन्विटेशन है, अदर कंट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं. यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सारे आपके फाउंडिंग मेंबर है और अदर नेशन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? IPEF member represent 40% of the global GDP and 28% of the world trade. जो IPEF के मेंबर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं 40% ग्लोबल जीडीपी का और 20% वर्ल्ड के ट्रेड का. तो जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसका 28% यही रिप्रेजेंट करते हैं. पिलर्स ऑफ आईपीईएफ, जो पिलर्स है आईपीईएफ के इसके बारे में हम जान ले. पिलर 1 जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है. इनहेंसिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट एंड मार्केट एक्सेस अमंग आईपीईएफ मेंबर कंट्री. ये इनहेंस करता है इकोनॉमिक एंगेजमेंट को, ट्रेड एग्रीमेंट को और मार्केट एक्सेस को आईपीईएफ मेंबर कंट्री के बीच में. पिलर 2 जो है वो सप्लाई चेन के लिए है जिसमें प्रोग्रेस देखा गया है. मेकिंग सप्लाई चेन मोर रेसिलेंट, रोबस्ट एंड वेल इंटीग्रेटेड थ्रू क्राइसिस रेस्पॉन्स मेजर, कॉपरेशन, लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये सप्लाई चेन को और ज्यादा रेसिलेंट, रोबस्ट और वेल इंटीग्रेटेड बना रहा है क्राइसिस रिस्पांस मेजर्स के साथ, कॉपरेशन, लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी और प्रमोट कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट को. पिलर 3 जो है वो क्लीन इकोनॉमी के लिए है. एडवांसिंग कॉपरेशन ऑन रिसर्च, डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन, अवेलेबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, रीजनल हाइड्रोजन इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी. तो जो पिलर 3 है इसका फोकस क्लीन इकोनॉमी के ऊपर है. पार्ट 4 जो है आपका पिलर 4 ये फेयर इकोनॉमी की बात कर रहा है. In strengthening implementation of effective anti-corruption and tax measure to boost commerce, trade and investment among IPEF economy. ये मजबूत करने की बात कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन को, इफेक्टिव एंटी करप्शन और टैक्स मेजर को, ताकि बूस्ट किया जा सके कॉमर्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आईपीएफ इकोनॉमी के बीच में. इंडिया की हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो भारत ने ज्वाइन किया पिलर 2 से 4 तक के लिए. उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं ट्रेड पिलर 1 को. कंपैरिजन टू टीपीपी, इसका हम कंपैरिजन कर ले टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के साथ. तो टीपीपी जो है ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको नेगोशिएट किया गया था 12 पैसिफिक रिम कंट्री के साथ, जबकि इसमें 14 कंट्री है. ये इंक्लूड करता है यूएस, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अदर को, जिसका मकसद है स्टैब्लिश करना एक कम्प्रिहेंसिव ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को. यूएस विड्रॉ फ्रॉम टीपीपी इन 2017 और यूएस जो था उसने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया था खुद को 2017 में. कंपैरिजन विथ रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, इसको अगर हम कंपेयर करें आरसीईपी से तो आरसीईपी इज ट्रेड डील बिटवीन 10 मेंबर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. जो आरसीईपी है ये ट्रेड डील था 10 मेंबर एसोसिएशन आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था आरसीईपी के डिस्कशन पे, लेकिन भारत ने चूज किया कि वो ऑप्ट आउट करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा. इश्यू विथ आईपीईएफ, क्या प्रॉब्लम है आईपीएफ को लेके? Dependence of participating countries on China, certainty of SEA, potential non-starter, taxation issue, lack of common ground for country. ये सारे इश्यू है आईपीएफ को लेके जिसको कि टैकल करना बहुत जरूरी है. रीजन फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन, क्या रीजन है इंडिया के पार्टिसिपेशन के पीछे? बीइंग पार्ट ऑफ मल्टीलैटरल फोरम, द एडवांटेज ऑफ चाइना. ये पार्ट हो जाएगा मल्टीलैटरल फोरम का भारत और एडवांटेज देगा ये भारत को चाइना के ऊपर. रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो हम जापान से सीख सकते हैं. इस्टेब्लिश करना होगा कॉमन स्टैंडर्ड को, स्ट्रीमलाइन करना होगा टैक्सेशन इश्यू को, एड्रेस करना होगा जो टैक्स रिलेटेड इश्यू है और सिंप्लीफाई करना होगा ट्रेड नेगोशिएशन को.
नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। तो जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू वॉक फ्री फाउंडेशन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, 50 मिलियन पीपल आर लिविंग इन कंडीशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, a 25% राइज ओवर द लास्ट 5 ईयर। जो वॉक फ्री फाउंडेशन है उसके अनुसार जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2023 का, 50 मिलियन पीपल जो है वो रह रहे कंडीशन में मॉडर्न स्लेवरी के, जिसमें कि 25% राइज देखा गया लास्ट 5 ईयर में। मॉडर्न स्लेवरी होता क्या है? It refers to situation of exploitation in that a person cannot refuse or live because of threat, violence, coercion और deception। जो मॉडर्न स्लेवरी है ये रिफर कर रहा है ऐसे सिचुएशन को एक्सप्लॉइटेशन का जिसमें कि पर्सन जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, ना ही लिव कर सकते हैं थ्रेट, वायलेंस, कोहर्सन या डिसेप्शन के कारण। इट मैनिफेस्ट एज फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, फोर्स मैरिज, डेप्ट बॉन्डेज, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। और ये मैनिफेस्ट कर रहा है फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, फोर्स मैरिज, डेप्ट बॉन्डेज, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, इट इज एन असेसमेंट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी कंडीशन इन 160 कंट्री। जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है ये एक असेसमेंट है मॉडर्न स्लेवरी कंडीशन का 160 कंट्री पे। इट यूजेस डाटा रिलीज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक्सेट्रा। ये उपयोग करता है डाटा का जिसको रिलीज किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM और एक्सेट्रा के द्वारा। The index provide ranking across 3 dimensions: size of the problem, prevalence, government response and vulnerability, political instability, inequality, etc. ये जो इंडेक्स है ये रैंकिंग करता है 3 डायमेंशन के ऊपर। जो साइज है प्रॉब्लम का, प्रिविलेंस, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है और जो वल्नरेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनइक्वालिटी, इसको लेके 2023 इंडेक्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने होल्ड किया है G20 के प्रेसिडेंसी को इस साल। इसका फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर। हाईलाइट ऑफ द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, क्या हाईलाइट है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 का? 50 मिलियन पीपल वर लिविंग इन कंडीशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी ऑन एनी गिवन डे इन 2021। जो 50 मिलियन पीपल है वो रह रहे कंडीशन में मॉडर्न स्लेवरी के किसी भी गिवन डे के दौरान 2021 के समय पे। ये प्रैक्टिस हैज बिकम मोर प्रिवलेंट ओवर द लास्ट 5 ईयर। 25% 10 मिलियन राइट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, वीक गवर्नेंस एंड कोविड-19। और जो प्रैक्टिस है उसमें देखा गया है बहुत ज्यादा प्रिवलेंस लास्ट 5 ईयर पे। 25% 10 मिलियन राइज देखा गया है क्लाइमेट चेंज, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, वीक गवर्नेंस और कोविड-19 के जैसे फैक्टर्स के कारण। G20 नेशन अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी बिकॉज देयर ट्रेड ऑपरेशन एंड ग्लोबल सप्लाई चेन अलाउ फॉर ह्यूमन राइट अब्यूज। और जो G20 नेशन है वो एक्वायर कर रहा है, अकाउंट करते हैं मोर देन जो हाफ आपका ऑल पीपल रह रहे हैं मॉडर्न स्लेवरी में, उसमें आधा से ज्यादा G20 नेशन का ही है क्योंकि जो ट्रेड ऑपरेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन है ये अलाउ कर रहा है ह्यूमन राइट अब्यूज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोस्ट प्रेवलेंट और लीस्ट प्रेवलेंट कंट्री है, तो सबसे ज्यादा प्रिवलेंट कौन से कंट्री जहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी होता है? तो नॉर्थ कोरिया है, उसके बाद आपका एरिट्रिया है, मॉरिशियाना है, सऊदी अरेबिया है। और सबसे कम लिस्ट प्रिवलेंट कंट्री की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड जिसका रैंक 160 है, नॉर्वे 159, जर्मनी 158, नीदरलैंड 157। मतलब यहाँ पे जो मॉडर्न स्लेवरी का प्रिवलेंस जैसे आप देख सकते हैं कितना कम है। The situation within G20 nation, India topped the list with 11 million people working as forced laborer, followed by China, Russia, Indonesia, Turkey and US। और G20 नेशन कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया टॉप कर रहा है इस लिस्ट में। 11 मिलियन पीपल जो है वो काम कर रहे हैं फोर्स लेबर के तौर पे। उसके बाद चाइना है, रशिया है, इंडोनेशिया है, टर्की है, US है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7, एंडिंग फोर्स लेबर एंड मॉडर्न स्लेवरी, हाई प्रिवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी एंड स्टैग्नेटिंग गवर्नमेंट एक्शन हाईलाइट द डिफिकल्टी इन अचीविंग दिस गोल बाय 2030। जो एंड करने की बात कही गई है फोर्स लेबर और मॉडर्न स्लेवरी को, तो जो बहुत ज्यादा प्रिवलेंस है मॉडर्न स्लेवरी का और जो ठहराव देखा गया है गवर्नमेंट के एक्शन पे, ये हाईलाइट कर रहा है जो कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा अचीव करने के लिए गोल को 2030 तक। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्रमोट मॉडर्न स्लेवरी, जो सेक्टर है इकोनॉमी का वो प्रमोट कर रहा है मॉडर्न स्लेवरी को। लाइक द टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रमोट कंडीशन ऑफ फोर्स एंड अनपेड वर्क, लैक ऑफ बेनिफिट, मैटरनिटी लीव एक्सेट्रा। जैसे कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ये प्रमोट करता है कंडीशन को फोर्स या अनपेड वर्क के लिए, लैक ऑफ बेनिफिट है, मैटरनिटी लीव एक्सेट्रा, ये सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो पुअर है, जैसे कि आपका सुमंगली स्कीम जो है तमिलनाडु का, ये ट्रैप करता है वुमेन और गर्ल्स को मार्जिनलाइज लोकेशन से कि वो वर्क करे एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन पे, स्पिनिंग मिल पे। वे हेड क्या हो सकता है? तो जो साउथ साइड कॉपरेशन है ताकि एक साथ लाया जा सके और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू चेन पे। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा वर्कर को हर एक स्टेज पे।
होल्ड करना होगा कॉर्पोरेशन को, अकाउंटेबल बनाना होगा मल्टीलैटरल और बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, implementing stronger measures and legislation that prevent government and businesses from sourcing goods and services linked to modern slavery. Implement करना होगा stronger measure और legislation को ताकि रोका जा सके गवर्नमेंट और बिजनेसेस को सोर्स करने से वैसे गुड्स या सर्विस को जो कि लिंक्ड है मॉडर्न स्लेवरी से। इम्बेड करना होगा एंटी स्लेवरी मेजर्स को क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी प्लान में। प्रोवाइड करना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन चिल्ड्रेन को, और टाइटन करना होगा रेगुलेशन को फोर्स और चाइल्ड मैरिज को लेके। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है और अकाउंटेबिलिटी जो होगा G20 नेशन का, ये काफी ज्यादा जरूरी है इंश्योर करने के लिए कि वो एम्पावर करे वल्नरेबल कम्युनिटी को नहीं। ये जो रोड है रोकने को लेकर फोर्स लेबर का, ये राइट टू एक्सेस टू पब्लिक गुड्स, ग्लोबल कॉमन एंड डिसेंट वर्क सबको अचीव करने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन। तो हम जानेंगे एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन के बारे में। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने रेज किया है लेड फ्लैग को, बैंक जो अडॉप्ट कर रहे हैं इनोवेटिव मेथड को एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन का, जो कि कवर अप कर दे रहा है रियल स्टेटस को, स्ट्रेस लोन जो है कॉर्पोरेट का उसको कवर अप कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है बैंक के लिए। एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन होता क्या है? एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन जो है वो रिफर करता है एक प्रैक्टिस को जहां पे बैंक या लेंडर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं एडिशनल फंड ताकि वो अदर मेजर्स ले पाए आर्टिफिशियली सस्टेन करने के लिए लोन को, जो कि रिपेड नहीं किया गया है शेड्यूल टाइम पे। ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन हो सकता है जिसका उपयोग किया जा रहा है बैंक के द्वारा अवॉइड करने के लिए, क्लासिफाई करने को जो लोन है आपका नॉन परफॉर्मर एसेट के तौर पे, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके लिए असाइड करना होता है और ज्यादा मनी को जो पोटेंशियल लॉस होता है, और ये अफेक्ट करता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी को। मेथड यूज बाय बैंक फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, जो मेथड का उपयोग किया जाता है बैंक के द्वारा एवरग्रीनिंग के लिए लोन का, तो वो लाते हैं टू लेंडर को एक साथ एवरग्रीन करने के लिए एक दूसरे के लोन को। जो गुड बोरोवर्स होते हैं उनको परसुएट किया जाता है कि वो इंटर करे स्ट्रक्चर डील पे स्ट्रेस बोरोवर के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। तो हम जानेंगे लाइट वेट पेमेंट सिस्टम के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को, जो कि ऑपरेट करेगा कहीं से भी बेयर मिनिमम स्टाफ के साथ एग्जिस्टेंसी में, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी या वॉर जैसे कंडीशन पर यह किया जा सकता है। तो किसने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इस सिस्टम के लिए ये इंडिपेंडेंट होगा टेक्नोलॉजी से, और ये अंडरलाई कर रहा है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है पेमेंट का, जैसे कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस को। क्या डिफरेंस है यूपीआई और लाइट वेट सिस्टम पे? जो मेन डिफरेंस है जो कि लाइक करता है इसके रेसिलेंसी और अवेलेबिलिटी को लेकर दोनों सिस्टम का। यूपीआई या जो अदर कन्वेंशनल सिस्टम है ये प्रायोरिटाइज कर रहा है हैंडल करने को लेकर लार्ज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को, और इसके लिए आवश्यकता होती है स्टेबल और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। जबकि दूसरी तरफ जो लाइट वेट सिस्टम है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ऑपरेट करेगा वॉलेटाइल और एक्सट्रीम कंडीशन पे, जब रेगुलर पेमेंट सिस्टम जो है वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा तब इसको यूज किया जाएगा। बेनिफिट इससे क्या होगा? इस टाइप का सिस्टम जो है वो इंश्योर करेंगे नियर जीरो डाउन टाइम को पेमेंट का सेटलमेंट सिस्टम का कंट्री पे, जिससे कि जो लिक्विडिटी पाइपलाइन इकोनॉमी का वो अलाइव रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, फैसिलिटेट करेगा अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग को इसेंशियल पेमेंट का। इंप्लीमेंट करके लाइट वेट सिस्टम को एक बैकअप के तौर पे आरबीआई का मकसद है इंश्योर करना कि जो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट है वो कंटिन्यू करे अपने पेमेंट को इमरजेंसी के दौरान, और जो डिस्ट्रप्शन है कन्वेंशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का वो ना हो। ये काम करेगा एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, ताकि जो प्रीपेड है एक्सट्रीम सिचुएशन पर मेंटेन करेगा कंटिन्यूटी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बबूल। हम जानेंगे बबूल के बारे में। तो जो स्टडी है उसमें देखा गया है कि जो एरिड प्लांट बबूल है इसका बहुत सारा बेनिफिट है। बबूल को हम गम अरेबिक, एकेसिया निलोटिका के नाम से भी जानते हैं। बबूल आपका एक पेरिनियल एवरग्रीन ट्री है जो कि इंडाइजेनस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, साथ साथ ट्रॉपिकल अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, वेस्ट और ईस्ट सुडान में भी ये ग्रो करता है। ये ऑकर करता है आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भारत के। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सीड, इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सीड का, तो उसमें प्रोटीन, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज सब है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ पोड, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है पोड का, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस सेरियस और स्टेफिलोकोकस के ऊपर। ये जो पोड एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये रिप्लेस कर सकता है सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव को, और ये रोकता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज को भी। बबूल का सीड का जो ऑयल होता है ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है केमिकल के लिए भी, जो कि कंट्रोल कर सकता है मेजम फार्म पेस्ट को। जो यंग लिप्स होता है ये डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। वुडी स्टेम जो है वो टीथ को क्लीन करने में और गम को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। बार्क ट्रीट करता है बर्न को, स्किन डिजीज को और इन्फेक्टेड वाउंड को,
और जो इसकी रेजिन्स होती है वो मदद करती है वेरियस हेल्थ इश्यू पे। लीव्स और पोट का उपयोग किया जाता है फीड करने के लिए एनिमल को। ये प्रोवाइड करता है कंपेरेबल न्यूट्रिशन कॉटन सीड मिल के कंपैरिजन पे। बबुल मदद करता है रिक्लेमेशन में डिग्रेडेड एरिया का फिक्स करके नाइट्रोजन को, और काम करता है एक विंड ब्रेक के तौर पे। प्लांट करके बबुल ट्री को बेनिफिट किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी को, और मदद कर सकता है कॉम्बैट करने में डिजर्टिफिकेशन को। इतना सारा फायदा है इसका। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.